आइए शुरू करते हैं न्यूज पत्र सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में आयोजित फ्लोट फेस्टिवल की भव्यता की भी है। मंत्रोच्चार के बीच रोशनी से जगमगाती सजी धजी नाव में आस्था और भक्ति की ये दिव्य तस्वीरें तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली की हैं। यहाँ के ऐतिहासिक रॉक फोर्ट स्थित थायुमन स्वामी मंदिर में पूरे भक्तिभाव और धूमधाम के साथ फ्लोट फेस्टिवल मनाया गया। इस महोत्सव में भगवान थायुमन स्वामी और देवी मट्टुवर कुजलम्माई को सजी धजी नाव पर तेप्पकुलम यानी मंदिर के तालाब में घुमाया जाता है। देवी देवताओं की प्रतिमाओं को श्रद्धालु मंदिर के तालाब में लेकर पहुंचते हैं और फिर विशेष पूजा अर्चना के बाद प्रतिमाओं को नाव में घुमाया जाता है। इस दौरान रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजी नाव के साथ श्रद्धालु पाठ की गूंजों के बीच इस आयोजन का आनंद उठाते हैं। रोशनी से सराबोर केंद्रीय मंडप के चारों ओर 5 चक्करों के साथ भक्तिपूर्वक ये आयोजन संपन्न होता है। ये तस्वीरें गुजरात के पाटन शहर में स्थित रानी की वाव की है, जहां 3D शो का अद्भुत नजारा दिखाई पड़ रहा है। विश्व प्रसिद्ध इस रानी की वाव में अब पर्यटकों को 3D प्रोजेक्शन मैपिंग और लाइट एंड साउंड शो का शानदार अनुभव मिलने जा रहा है, जिसमें लगभग 24 मिनट की शॉर्ट फिल्म के माध्यम से रानी की वाव का इतिहास, रानी उदयमती की प्रेरणादायक गाथा, प्राचीन जल प्रबंधन प्रणाली और स्थापत्य कला का भव्य प्रस्तुतिकरण किया गया है। इस 3D शो में रानी की वाव के साथ साथ सोमनाथ, मोढेरा, कीर्ति स्तंभ, 100 रुपए के चलन वाले नोट, यूनेस्को, कुम्भारिया देरासर, पालिताना जैन मंदिर, पाटन के पटोला, सहस्त्रलिंग तालाब, पाटन के ओतिया परिवार की बनाई जाने वाली दशामा की मूर्ति और पाटन का दोरी गरबा जैसे आकर्षण भी दिखाए जाएंगे। शिरडी के साईं मंदिर दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे विदेशी भक्त। यहां आयरलैंड और इंग्लैंड से 40 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने साईं बाबा की समाधि पर मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। यहाँ सभी विदेशी श्रद्धालु पूरे भक्तिभाव में नजर आए। इस दरबार में मौजूद हर विदेशी श्रद्धालु के चेहरे पर आस्था का पूरा भाव साफ झलक रहा था। यहाँ साईं नाम जपने के साथ ही सभी श्रद्धालु साईं भजन में शामिल हुए और पूरी श्रद्धा के साथ भजन गाते भी दिखे। यहाँ पहुंचे विदेशी श्रद्धालुओं का श्री साईं बाबा संस्थान की ओर से स्वागत सत्कार किया गया। यहाँ के आध्यात्मिक वातावरण और सेवाओं को देखकर सभी श्रद्धालु मुग्ध नजर आए और अपनी खुशी भी जाहिर की। देश भर में चल रहे हनुमान जन्मोत्सव की भव्य तैयारियों के बीच मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की एक बेटी ने श्री रामचरितमानस समेत दूसरी रचनाओं को लेकर एक खास रिकॉर्ड कायम किया है। नर्मदापुरम की रहने वाली पल्लवी चौकसी ने श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता, मधुशाला और बाइबल जैसे धार्मिक ग्रंथों और साहित्य की रचनाओं को रिवर्स राइटिंग यानी मिरर इमेज में लिखकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। 25 साल की लगातार साधना के बाद उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने साल 2000 से पढ़ाई के दौरान सामान्य और उल्टे अक्षरों में लिखने का अभ्यास शुरू किया था और फिर उन्हें ये सफलता हासिल हुई। स्वस्थ ही जीवन है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। ये बातें तो आपने सुनी ही होंगी, लेकिन दिल्ली पुलिस के 56 साल की उम्र के एक सब इंस्पेक्टर इस पर पूरी तरह अमल करते भी नजर आते हैं। 56 साल के एसआई समर बागपुरिया अपने फिटनेस के लिए अभी भी जिस अंदाज में पसीना बहाते नजर आते हैं, उसे देखकर युवा भी हैरान रह जाते हैं। उंगलियों पर पुशअप करना, पैर के अंगूठे पर 4.5 मिनट तक खड़े रहना, ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे इनका शरीर रबड़ का बना हो। यही नहीं, बागपुरिया अपनी पत्नी सुदेश को अपने पाँव पर खड़ा करके भी पुशअप करते हैं। ये हर दिन कम से कम 20 मिनट तरह तरह के एक्सरसाइज के साथ योग भी करते हैं। फिटनेस के दम पर अपनी ड्यूटी के दौरान ये कई बार अपनी हिम्मत और बहादुरी का परिचय भी दे चुके हैं। और अब बात करते हैं नीदरलैंड्स के स्कूलों में फोन पर लगी पाबंदी की। मोबाइल, सोशल मीडिया और स्क्रीन की दुनिया में बच्चे पढ़ाई से ज्यादा फोन में उलझते जा रहे थे। लेकिन जहां जहां स्कूलों में फोन बैन हुआ, वहां पढ़ाई में बच्चों का ध्यान बढ़ा, झगड़े और बुलिंग के मामले कम हुए और बच्चों का सामाजिक व्यवहार भी बेहतर हुआ। ये सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य से जुड़ा फैसला है, क्योंकि अगर बच्चे कम उम्र में ही स्क्रीन के आदी हो जाएंगे तो उनकी सोच, याददाश्त और सामाजिक जीवन पर खराब असर पड़ सकता है। आज के डिजिटल दौर में बच्चों की लाइफस्टाइल तेजी से बदल रहे हैं। पहले जहां बच्चे बाहर खेलते थे, लेकिन अब उनका ज्यादा समय मोबाइल, टीवी और टैबलेट पर बीतता है। यानी आज के डिजिटल दौर में बच्चों को मोबाइल से पूरी तरह दूर रखना शायद अब मुमकिन नहीं है।
जबकि नीदरलैंड्स के स्कूलों में 2 साल पहले लागू स्मार्टफोन बैन का असर अब साफ दिखने लगा है। क्लासरूम, गलियारों और कैंटीन में मोबाइल के साथ स्मार्ट वॉच और टैबलेट भी बाहर कर दिए गए हैं। स्कूल गेट पर लगे बोर्ड स्टूडेंट्स को याद दिलाते हैं कि फोन सिर्फ लॉकर में रहेगा। यही नहीं, सरकार अब इसे आगे बढ़ाते हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी की वकालत कर रही है। वजह साफ है, नीदरलैंड्स के स्कूलों में 2 साल पहले लागू स्मार्टफोन बैन का असर दिखने लगा है। नीदरलैंड के स्कूलों में लागू किया गया स्मार्टफोन बैन का असर अब साफ साफ दिखाई देने लगा है। चाहे स्मार्टफोन की बात हो, स्मार्ट वॉचेस की बात हो, टैबलेट्स की बात हो या लैपटॉप की बात हो, हर तरीके से हर एक चीज़ स्कूलों में बैन कर दी गई है, जिसके बाद ये साफ नज़र आने लगा है कि किस तरीके से जो बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल है वो अब बढ़ गया है। पढ़ाई की तरफ उनका जो ध्यान है अब वो ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है और इम्प्रूवमेंट भी नज़र आ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो नियम लागू हुआ वो किसी सख्त कानून के बीच लागू नहीं हुआ, बल्कि पेरेंट्स, सरकार, साथ ही साथ जो टीचर्स होते हैं, इन सब के मिलकर बैठकर ये लिए गए फैसले का असर है जो अब नीदरलैंड के स्कूलों पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो नियम है, अगर इससे इस तरीके का बदलाव देखने को मिल रहा है, ज़रूरी है कि इस तरीके का बदलाव बाकी देशों में भी नज़र आए। नीदरलैंड्स में सरकार के 317 माध्यमिक स्कूलों पर कराए अध्ययन में करीब 75% स्कूलों ने कहा कि छात्रों की एकाग्रता बढ़ी है, जबकि 66% स्कूलों ने सामाजिक माहौल बेहतर होने की पुष्टि की। वहीं करीब 1/3 स्कूलों में शैक्षणिक प्रदर्शन में भी सुधार दर्ज किया गया। इसका नतीजा यह है कि कई छात्र कह रहे हैं कि डिजिटल दुनिया से बाहर निकलकर वे वर्तमान को ज्यादा जी पा रहे हैं। 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक में ये विचार करना कि बच्चे डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, स्मार्टफोन यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सही नहीं है। मुझे लगता है कि हम लोग उस रास्ते पर चल चुके हैं जिस पर से अब लौटना मुश्किल है। बच्चों को निश्चित तौर पर तकनीक से रूबरू होना चाहिए, उन्हें जानना चाहिए, इसलिए उन्हें हमें तकनीक तो सिखाना ही चाहिए। रही प्रश्न किस उम्र से, 6 साल के बच्चों तक मेरा मानना है कि बिल्कुल टेक्नोलॉजी से रूबरू न कराया जाए। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि माता पिता संवरण करें। क्या माता पिता रील नहीं देखेंगे? क्या माता पिता मोबाइल यूज नहीं करेंगे? माता पिता अपने बच्चों के सामने टेलीविजन नहीं देखेंगे? अगर आप करेंगे तो बच्चे भी नहीं करेंगे। तो मेरा मानना यह है 6 साल तक घर से बिल्कुल टीवी, मोबाइल ये सब बच्चों के सामने नहीं चलना चाहिए। दूसरी रही बात कि ये बच्चों को जरूरत क्या है, तो इनके लिए एप्रोप्रिएट मोबाइल बनाना चाहिए, जिससे के माध्यम से वो वही चीज़ें देखें, वही सीख पाएं जो इनके लिए ज़रूरी है, ताकि आने वाले समय में ये बिल्कुल ही तकनीक से अनभिज्ञ हों, ये ना हो जाए। बताया जा रहा है कि नीदरलैंड्स में ये प्रयोग इसलिए सफल हुआ क्योंकि सरकार ने सख्त कानून बनाने के बजाय स्कूलों, अभिभावकों और टीचर्स के साथ समझौता किया था। मकसद लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचते हुए सभी का सहयोग लेना और नियम तुरंत लागू करना था। शिक्षकों के मुताबिक बच्चों के पास सेल फोन नहीं होने से वो पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। फोन बैन के बाद छात्रों में ये डर कम हुआ कि कोई उनकी फोटो लेकर सोशल मीडिया पर डाल देगा। शुरुआती संकेत बताते हैं कि स्कूलों में बुलिंग के मामलों में भी कमी आई है। वहीं स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि स्क्रीन से दूरी ने उन्हें ज्यादा सामाजिक बनाया है। देखिए, ये नियम तो ग्लोबल स्तर पे हर जगह लागू होना चाहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया वगैरह, सेल फोन वगैरह से जो है ये डिस्ट्रैक्शन लेवल जो है बढ़ जाता है, तो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं होता। जब बच्चे जो है स्मार्टफोन वगैरह से दूरी बनाते हैं तो उनका ध्यान पढ़ाई लिखाई पे रहता है, उनका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ता है, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट करती हैं चीज़ें। ये तमाम चीज़ें जो है, तमाम तरह तरह की चीज़ें आजकल ऑनलाइन उपलब्ध हो चुके हैं जो बच्चों को भ्रमित करते हैं, जो उनको पूरी तरीके से भटकाते हैं। यूनिसेफ के सर्वे में 69% डच बच्चों और किशोरों ने 18 साल से कम उम्र के लिए सोशल मीडिया बैन का समर्थन किया। रिसर्च एजेंसी न्यूकॉम के मुताबिक 16 से 28 साल के 60% लोग भी सोशल मीडिया यूजर्स के लिए उम्र सीमा तय करने के पक्ष में हैं। पश्चिम ने हद कर दिया था, वो बच्चों को सारी वो चीज दे रहे थे या उनसे बराबरी कर रहे थे जो वेस्ट करते हैं। ये सही नहीं है। निश्चित तौर पर स्वायत्तता होनी चाहिए, अधिकार होना चाहिए, लेकिन उम्र उपयुक्त अधिकार मिलना चाहिए। मुझे लगता है हम अपने देश में बच्चों को एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन सारी चीज़ों को देखने दें, सीखने दें जो उनके लिए उपयुक्त हैं, और ऐसे टेलीफोन, ऐसे मोबाइल बनाए जा सकते हैं जो उनके लिए उपयुक्त हैं, और ऐसे कंटेंट उस पर डाले जा सकते हैं या रोके जा सकते हैं जो उनको देखना चाहिए या ना देखना चाहिए। मेरा मानना ये होगा विद्यालयों में निश्चित तौर पर इन्हें तकनीक से रूबरू कराया जाए,
और सुपरविजन में कराया जाए। इनको मोबाइल भी दिया जाए ताकि इनका हम लोग सर्विलेंस भी रख सके। मेरा मानना यह है बच्चों को गार्डेड तरीके से उपयुक्त तकनीक निश्चित तौर पर देना चाहिए कि वो इसका इस्तेमाल करें। विदेशों की तरह भारत में भी सोशल मीडिया से बच्चों को दूर रखने की पहल देखने को मिल रही है। कर्नाटक सरकार ने छात्रों के लिए डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की है। इसमें एंटरटेनमेंट के लिए स्क्रीन टाइम रोजाना 1 घंटा सीमित करने और रात 7 बजे के बाद इंटरनेट डेटा बंद करने जैसे सुझाव हैं। वहीं आंध्र प्रदेश भी बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर सख्त नियम लाने पर विचार कर रहा है। वहीं साउथ कोरिया में एक नया कानून पास हुआ है जिसके तहत मार्च 2026 से स्कूलों में क्लास के दौरान बच्चों को मोबाइल फोन और दूसरे स्मार्ट डिवाइस के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। सरकार ने ये कदम बच्चों और टीनेजर्स में स्मार्टफोन की बढ़ती लत को रोकने के लिए उठाया है। इस कानून के बाद साउथ कोरिया उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जहां एक सख्त कानून के जरिए मोबाइल पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि दिव्यांग छात्रों को पढ़ाई के लिए डिजिटल डिवाइस इस्तेमाल करने की इजाजत अभी भी होगी। साउथ कोरिया के अलावा फ्रांस, फिनलैंड, इटली, नीदरलैंड्स और चीन जैसे देशों में भी स्कूलों में फोन पर रोक है। हालांकि हर देश में इसके नियम अलग अलग हैं। फ्रांस का उदाहरण लें तो यहाँ प्रतिबंध मुख्य रूप से छोटे बच्चों पर लागू होता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में टीनेजर्स के लिए सोशल मीडिया पर पहले से लागू प्रतिबंध को और बढ़ा दिया है। एक स्टडी के अनुसार नीदरलैंड्स के स्कूलों में मोबाइल फोन पर बैन लगाने से बच्चों का ध्यान पढ़ाई में बेहतर हुआ है। 2024 से नीदरलैंड में स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉचेस और टैबलेट्स का प्रयोग करना स्कूल्स में बंद किया गया है और जो आज तक भी जारी है। इससे ये देखा गया है कि बच्चों के कंसंट्रेशन में, उनके सोशल इंटरेक्शन में बहुत ज्यादा सुधार आया है और 76% का बच्चों का कंसंट्रेशन इम्प्रूव हुआ है। तो उसे हमें अपने देश में भी लागू करना चाहिए। बच्चों को ये चीजें देने के बजाय उनको नेचुरली बड़ा होने के लिए प्रमोट करना चाहिए। ऐसे में सवाल है कि बच्चों को स्क्रीन टाइम से क्या नुकसान हो सकता है। ज्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चे की एकाग्रता में कमी हो जाती है, जिससे बच्चा पढ़ाई या किसी काम में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। बच्चा माइग्रेन की चपेट में आ सकता है। लगातार स्क्रीन देखने से छोटे बच्चों के ब्रेन के सेल्स फैटी हो जाती है। स्क्रीन पर ज्यादा देर तक रहने से दिमाग के न्यूरॉन डैमेज होने लगते हैं। स्क्रीन पर ज्यादा देर तक रहने से सिर दर्द धीरे धीरे गर्दन दर्द में परिवर्तित हो जाता है। इससे डिस्क की समस्या भी हो सकती है। मोबाइल में व्यस्त रहने पर फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। वहीं आंखों की रोशनी कम होना, नींद की कमी और मोटापा जैसी समस्याएं हो सकती है। फिर तो बड़ा सवाल ये हो जाता है कि स्क्रीन टाइम से बच्चों को होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। छोटे बच्चों के लिए 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम न दें और बड़े बच्चों के लिए समय सीमा तय करें। बच्चों के साथ बातचीत करें और उन्हें आउटडोर गेम खेलने के लिए प्रेरित करें। सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर दें। खाने के समय टीवी या मोबाइल का उपयोग न करें। हालांकि ये बताने के लिए किसी वैज्ञानिक की जरूरत नहीं है कि मोबाइल फोन ध्यान भटका सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी वैज्ञानिक से इसकी पुष्टि करना चाहते हैं तो उसे ढूंढना मुश्किल नहीं है। तमाम स्टडी से पता चलता है कि हमारी जेब में रखे ये स्मार्टफोन सिर्फ बच्चे ही नहीं, किसी का भी ध्यान भटका सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच खतरनाक समुद्री रास्तों को पार कर सुरक्षित भारत पहुंचे 2 और एलपीजी टैंकर आए। सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। रक्षा के क्षेत्र में अच्छी खबर सामने आई है। नए तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों का इसी महीने ट्रायल शुरू होगा। सफल ट्रायल के बाद इसे वायुसेना में शामिल किया जाएगा। HAL के मुताबिक 18 तेजस MK-1A विमान रनवे पर खड़े हैं। भारतीय वायुसेना इस महीने पहले 5 तेजस MK-1A विमानों का मूल्यांकन करेगी। इसके बाद ही इसे वायुसेना में शामिल करने पर फैसला होगा। तेजस MK-1A विमानों का निर्माण HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर रही है। ये लड़ाकू विमान 8 से 9 टन वजनी हथियार ले जा सकता है। इसमें एडवांस रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और हवा से हवा में ईंधन भरने की क्षमता है। परीक्षण के दौरान इसकी इन्हीं क्षमताओं को परखा जाएगा। पश्चिमी एशिया में भारी तनाव के बीच खतरनाक समुद्री रास्तों को पार करते हुए 2 और LPG टैंकर सुरक्षित भारत पहुंच गए हैं। इनमें से एक BWTYR मुंबई तो दूसरा BWELM न्यू मैंगलोर के समुद्री तट पर पहुंचा है। जहाज BWTYR अपने साथ गैस की बड़ी खेप लेकर आया है।
इसमें 23,653 मीट्रिक टन प्रोपेन और 22,926 मीट्रिक टन ब्यूटेन भरा है, जो घरेलू एलपीजी और औद्योगिक ईंधन की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। वहीं एलपीजी टैंकर BWELM अपने साथ 23,860 मीट्रिक टन प्रोपेन और 23,139 मीट्रिक टन ब्यूटेन लाया है। अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच युद्ध से उपजे ऊर्जा संकट के बीच देश में एलपीजी की कालाबाजारी, जमाखोरी रोकने के लिए दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एलपीजी सेवाओं से संबंधित एक 24/7 कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां आम नागरिक एलपीजी आपूर्ति से जुड़ी अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकेंगे। इसके लिए एक लैंडलाइन फोन नंबर भी जारी किया गया है। गुरुग्राम डीसी के मुताबिक यहाँ गैस सिलेंडर न मिलने, आपूर्ति में देरी, कालाबाजारी, अवैध भंडारण जैसी समस्याओं की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, ताकि उन पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। 22 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होनी है। ऐसे में यहाँ तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बार केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए 8 हेली सेवाओं को मंजूरी मिली है। 2 हेली सेवाएं गुप्तकाशी, 4 फाटक तो 2 हेली सेवाएं शेरसी से धाम के लिए उड़ान भरेंगी। हेली टिकटों का किराया भी तय कर दिया गया है। गुप्तकाशी से केदारनाथ धाम के लिए 12,154 रुपए प्रति व्यक्ति, फाटा से केदारनाथ के लिए 9,680 रुपए और शेरसी से केदारनाथ धाम के लिए 6,068 रुपए प्रति व्यक्ति रखा गया है। हेली सेवाओं की बुकिंग की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। असम दौरे पर डिब्रूगढ़ पहुंचे पीएम मोदी की वहां के टी गार्डन से सुंदर तस्वीर सामने आई है, जिसमें उनका एक अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। यहाँ पीएम ने महिलाओं के साथ चाय की पत्तियां तोड़ी, उनसे असम की परंपराओं और संस्कृति को लेकर बात की, उनसे भजन और गीत सुने, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। अब बात हनुमान जन्मोत्सव की, जिसे गुरुवार को पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर देश के छोटे बड़े और प्राचीन हनुमान मंदिरों में जोर शोर से तैयारी की गई है। मान्यता है कि हनुमान का जन्म चैत्र पूर्णिमा के दिन हुआ था और तभी से हर साल इस दिन को पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। कल चैत्र महीने की पूर्णिमा है, लिहाजा हनुमान भक्तों में भारी उत्साह है। अतुलित बल के धाम, स्वर्ण पर्वत के समान कांतिमान, राक्षस रूपी वन के लिए अग्नि के समान, ज्ञानियों में अग्रगण्य, सकल गुणों के निधान, वानरों के स्वामी और श्री राम के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान को मैं नमन करता हूँ। संकट मोचक बजरंग बली, जो अपने भक्तों के सारे दुख हर लेते हैं, जो अपने भक्तों की हर पुकार सुन लेते हैं, जो भगवान राम के परम भक्त और चिरंजीवी हैं। ऐसे पवन पुत्र हनुमान का कल जन्मोत्सव है। अंजनी सुत के जन्मोत्सव पर देश भर में जोर शोर से तैयारी चल रही है। शहर शहर तमाम छोटे बड़े और प्राचीन हनुमान मंदिर सजाए और संवारे जा रहे हैं। मंदिरों को फूलों और रोशनी से सजाया जा रहा है। हर द्वार पर आस्था का रंग चढ़ चुका है। पूजा पाठ और अनुष्ठान भी शुरू हो चुके हैं और मंदिरों में भक्तों की भीड़ भी जुटने लगी है। प्रयागराज में भी संगम तट पर मौजूद प्राचीन श्री बड़े हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर खास तैयारी की जा रही है। मंदिर को काशी और कोलकाता से मंगाए गए फूलों से सजाया जा रहा है, साथ ही बिजली की झालरों से भी सजाया जा रहा है। हनुमान जन्मोत्सव पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और प्रयागराज में भी इसके लिए खास तैयारियां की गई है। हम इस वक्त संगम के लेटे हनुमान मंदिर में हैं और हमारे साथ महंत बलवीर गिरी हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह से भगवान का श्रृंगार किया जाएगा। ओम नमो हनुमते मम्मदनम क्षोभम संहर संहर आत्मतत्वम प्रकाशे प्रकाशे ओम।
हनुमान जी महाराज के पहले तो सभी को जन्मोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम विश्वनाथ जो पंचांग आता है, ऋषिकेश पंचांग आता है, उसके अनुसार ये दक्षिण प्रसिद्ध हनुमान जन्मोत्सव भी कहा जाता है इसको। यहाँ पर श्री बड़े हनुमान जी महाराज में साल के दोनों ही जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इस बार भी बड़े हर्षोल्लास के साथ में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें यहाँ श्री बड़े हनुमान जी महाराज का भव्य श्रृंगार किया जा रहा है। साथ ही साथ 56 भोग लगेगा और सुंदर कांड और रात्रि में भजन संध्या का भी कार्यक्रम रखा गया। साथ ही साथ यहाँ आने वाले भक्तों के लिए टेंटों की सुविधा की जा रही है, पंखे लगाए जा रहे हैं, शरबत का कार्यक्रम रहेगा और दिन भर में अन्य क्षेत्र का यहाँ कार्यक्रम चलते रहेंगे। इस तरीके से इस बार भी जो हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, विशेष रूप से हनुमान जी महाराज का जो ब्रह्म मुहूर्त काल में अभिषेक होता है, तो यहाँ सुबह से ही तकरीबन 2-2:30 बजे से सारे ब्राह्मण जो है पूजा में लग जाएंगे और 6 बजे के आसपास तक सभी दर्शनार्थियों के लिए हनुमान जी पट खोल दिए जाएंगे। यहाँ पे हर दिन के तरीके से श्रृंगार होता है और यहाँ पे दूर दूर से भक्तजन आते हैं अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। और जैसे कि निशान इस समय निशान चढ़ता है, तो हनुमान जी महाराज को निशान चढ़ता है, इसलिए ये मान्यताएं हैं। बहुत बड़ी मान्यता है यहाँ। बड़े हनुमान जी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, हमेशा आते हैं हम लोग यहाँ दर्शन, हर मंगलवार को आते हैं यहाँ। हनुमान जयंती भी बराबर आते हुए यहाँ आज कम से कम 40 साल से। गर्मी को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए पंडाल लगाए जा रहे हैं और श्रद्धालुओं के पैर न चलें, इसके लिए मैट बिछाई जा रही है। इतना ही नहीं, हनुमान जन्मोत्सव पर 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा और दिन भर श्रद्धालुओं को भंडारे का प्रसाद भी बांटा जाएगा। इस जन्मोत्सव पे भी महाअभिषेक जो किया जा रहा है, अनुष्ठान किया जा रहा है, इसमें यही हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जो विश्व में उत्पात मचा हुआ है, एक तरह की क्रांति फैली, विश्व किसी तरह से शांति, भारत की भूमि से ये संदेश जाए और भारत के किसी महापुरुषों को ऐसे भगवान शक्ति दे कि एक यशस्वी बढ़े, विश्व में कीर्तिमान भी स्थापित हो और साथ ही साथ विश्व शांति का कोई रास्ता प्रशस्त करे। इसी के लिए श्री बड़े हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं, यहाँ त्रिवेणी मैया से प्रार्थना करते हैं कि आप जो है हमारे जो महापुरुष जो लगे हुए इन कार्यों में, उनको शक्ति दे ताकि हम ऐसे मार्ग को प्रशस्त कर सकें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या में भी उनके परम भक्त हनुमान के जन्मोत्सव के लिए भव्य तैयारियां की जा रही हैं। चैत्र पूर्णिमा के पावन अवसर पर संकट मोचन बजरंग बली के मंदिर हनुमानगढ़ी में भव्य और अलौकिक आयोजन होगा। पारंपरिक विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज फहराया जाएगा। ये ध्वज न केवल सनातन संस्कृति की विजय का प्रतीक है, बल्कि करोड़ों भक्तों की अटूट श्रद्धा का केंद्र भी बनेगा। 2 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती का वो दिन है जिस दिन राम जन्मभूमि परिसर में बजरंग बली के मंदिर पर ध्वजारोहण होगा। जो कार्यक्रम है वो बजरंग बली के मंदिर पे 2 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा के दिन भव्य उत्सव मनाया जाने वाला है। शिखर पर भगवा ध्वज आरोहित किया जाएगा, जिसको लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने इस कार्यक्रम को पूर्ण तरीके से करने के लिए तैयारी पूर्ण कर ली गई है। हनुमानगढ़ी के पास की अगर हम आपको दिखाए जो तैयारियां हैं हनुमान जयंती के, तो आपको हम दिखा दिए जो स्ट्रेचर है वो खड़े कर लगा दिए गए हैं और यहीं पे जो ट्रिपाल जो है वो लग जाएगा, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं उनको उनके ऊपर जो है धूप ना लगे और गर्मियों से उनका बचाव भी किया जाए, उसको लेकर काफ़ी खास तैयारी भी की जा रही है लगातार, क्योंकि भीड़ अत्यधिक यहाँ पे होती है और जगह जगह से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे आते हैं बजरंग बली के दर्शन करने के बाद सीधा राम लला के दर्शन करने के लिए जाते हैं। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर ऐसी ही तैयारी मध्य प्रदेश में राजगढ़ के इस 500 साल पुरानी हनुमान मंदिर में भी दिखाई दी। इस मंदिर में बीते 35 सालों से घी, सरसों के तेल और मीठे तेल के 3 अखंड ज्योत लगातार जल रहे हैं। विगत करीब 25-30 वर्ष से तो लगातार आ ही रहा हूँ, जहाँ तक मेरा बनता है, और शनिवार मंगलवार तो मैं हमेशा ही आता हूँ। यहाँ आने के बाद पता नहीं क्यों मेरे को इतनी शांति मिलती है और मैं सभी के लिए प्रार्थना यहाँ पे करता हूँ, सब स्वस्थ रहें, सकुशल रहें, समृद्ध रहें और बालाजी की कृपा हमेशा बना रहे। मैं करीब यहाँ 40 साल से आ रहा हूँ और यहाँ पे जो अखंड पारायण चल रही है वो करीब 35-36 साल से चल रही है, तो निरंतर जारी है और ये ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है, तो मन से मांगते।
मंदिर के पुजारी प्रकाश वैरागी ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव पर विशेष रूप से 56 भोग अर्पित किया जाएगा और दिन भर भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान होंगे। इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है, बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं। मूर्ति 500 साल पुरानी है। जब ये खिलचीपुर स्टेट का निर्माण हुआ था तो यहाँ के महाराजा उग्रसेन ने यहाँ पर जब हनुमान जी की स्थापना की तो चार दिशाओं में 4 हनुमान जी की स्थापना की। नगर की शांति सुरक्षा के लिए, सभी नगर वासियों की भलाई के लिए और सबके कल्याण के लिए यहाँ पर वीर हनुमान मंदिर इस खांडीवाड़ी की स्थापना की। ये बहुत अद्भुत और प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर हनुमान जी का प्रताप अद्भुत है। यहाँ पर अखंड रामायण, अखंड ज्योत, यहाँ पर 1991 से तो लगातार अखंड रामायण जी का पाठ हो रहा है यहाँ पर। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के इस्पात नगरी भिलाई से आई है, जहां हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर न सिर्फ स्वयंभू संकट मोचन हनुमान मंदिर को सजाया गया है, बल्कि पूरे शहर को रंग बिरंगी झालरों और झूमरों से रोशन कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर भजन कीर्तन और भंडारे की व्यवस्था हनुमान भक्तों के लिए की गई है। यहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो सच्चे मन से मांगा ना उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ हनुमान जी स्वयंभू हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण। क्या तैयारी किया हनुमान जयंती का? हनुमान जयंती का तैयारी सब लाइटिंग भक्तों द्वारा पूरी व्यवस्था है। लाखों आदमी का भंडारा। गुजरात के पाटन शहर में मौजूद हनुमान मंदिर में भी भक्तों में भारी उत्साह है। यहाँ हनुमान जन्मोत्सव की तैयारी जोरों पर है। इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ भक्त अपने आराध्य को लड्डू या कोई दूसरा मिष्ठान्न नहीं चढ़ाते, बल्कि यहाँ भक्ति और प्रेम भाव से हनुमान भक्त उन्हें रोटला यानी रोटी का भोग लगाते हैं। बाद में ये प्रसाद बेसहारा पशु पक्षियों का आहार बन जाता है। इसी परंपरा की वजह से पाटन में आस्था भक्ति का ये धाम रोटलिया हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया में कहीं ऐसे हनुमान न हो कि जगत के प्रथम ऐसे हनुमान कि जहां जिस हनुमान जी को प्रसाद में बाजरे का रोटला और गेहूं की रोटी प्रसाद के रूप में उसको देते हैं, और दादा के पास जो मांगते हैं कि मन्नत रखते हैं कि कुछ भी रखते हैं, तो अपने लड़के का कोई जन्मदिन है तो यहाँ दादा को उसके वजन जितनी रोटली यहाँ दादा को प्रसाद के रूप में देते हैं। आस्था और भक्ति की ऐसी ही तस्वीर शहर शहर देखने को मिल रही है, जहां हनुमान भक्त अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए भक्ति में लीन हैं। हर साल चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन संकट मोचन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि हनुमान जन्मोत्सव पर बजरंगबली की पूजा करने से सुख समृद्धि आती है, साथ ही रोग दोष और भय से भी मुक्ति मिलती है। पाटन से सुनील पटेल, राजगढ़ से पंकज शर्मा, भिलाई से रघुनंदन पंडा, अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धनबाजार होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धनबाजार। शेयर बाजार ने नए वित्त वर्ष का शानदार स्वागत किया। आज बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 1187 अंक उछलकर 73,134 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 348 अंकों पर चढ़ा, ये बढ़कर 22,679 पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोना 3,500 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,55,000 रुपए हो गई। वहीं चांदी ने भी 9,000 रुपए की छलांग लगाई। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 2,46,000 रुपए पर पहुंच गई। जीएसटी कलेक्शन के मामले में सरकार ने मार्च में रिकॉर्ड बना दिया है। पिछले महीने में ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू 2 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। इस साल मार्च में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन में 8.8% की बढ़ोतरी हुई है।
एक साल पहले मार्च 2025 में ये 1.83 लाख करोड़ रुपए था। वहीं नेट जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो सालाना आधार पर ये 8.2% बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपए रहा। ग्रॉस जीएसटी सरकार का कुल जमा किया गया टैक्स है, जबकि नेट जीएसटी वो राशि है जो ग्रॉस कलेक्शन में से टैक्स पेयर्स को लौटाए गए रिफंड को घटाने के बाद बचती है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देश की राजधानी दिल्ली की। इस बार गर्मी के मौसम में दिल्ली वालों को पानी की किल्लत से नहीं जूझना होगा। ऐसा इसलिए मुमकिन होगा क्योंकि दिल्ली सरकार ने भीषण गर्मी से निपटने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। दिल्ली सरकार ने 2026-27 के लिए समर एक्शन प्लान जारी किया है, जिसके तहत अब सभी को पानी की सप्लाई मिलेगी। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने दिल्ली जल बोर्ड के समर एक्शन प्लान को लागू करते हुए कहा है कि इसका मकसद केवल तात्कालिक राहत देना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी मजबूत वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। जल मंत्री ने वाटर सप्लाई सिस्टम मजबूत करने के लिए चैटबॉट, एडवांस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम और दिल्ली जल बोर्ड 1916 मोबाइल ऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किए हैं। ये प्लेटफॉर्म सीधे तौर पर आम नागरिकों को सिस्टम से जोड़ते हैं और जल आपूर्ति के लिए जवाबदेही को मजबूत करते हैं। दिल्ली के नए समर एक्शन प्लान का एक अहम पहलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीकों का उपयोग है। दिल्ली जल बोर्ड ने आईआईटी कानपुर के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत पानी की मांग और आपूर्ति के बेहतर मैनेजमेंट के लिए एआई आधारित सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड के नए टैंकर्स में जीपीएस सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे कि उनकी रियल टाइम निगरानी संभव होगी और पानी की सप्लाई में पारदर्शिता आएगी। दिल्ली सरकार ने गर्मियों के दौरान पानी की सप्लाई सामान्य बनाए रखने के लिए करीब 1000 वाटर टैंकर तैनात किए हैं, ताकि शहर के अंतिम छोर तक की पानी पहुंचाया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के तहत चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अपग्रेडेशन पर भी काम तेज किया गया है, जिसके अगले 2 वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है, जिसका सीधा फायदा 10 विधानसभा क्षेत्रों को मिलेगा। वहीं दिल्ली सरकार हरियाणा से 51 क्यूसेक अतिरिक्त पानी खरीदने की योजना पर भी काम कर रही है, जिसे डीएसबी नहर के जरिए राजधानी तक लाया जाएगा। जल मंत्री ने बताया कि दिल्ली में रोजाना हजारों सैंपल की जांच की जा रही है और मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि लोगों तक सुरक्षित पानी पहुंचे। जाहिर है, गर्मियों में दिल्ली वालों की प्यास बुझाना बड़ी चुनौती बन जाता है, लेकिन इस बार रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली के हर इलाके में पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए नया एक्शन प्लान बनाया है। इस प्लान को लेकर हमने दिल्ली के लोगों से बात की और उनकी राय जानी। देखो, ये बहुत अच्छी पहल है। हर बार देखने में आया, जब भी गर्मी आई है ना, दिल्ली पानी से जूझी है। जगह जगह टैंकरों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन पहले में थोड़ा फ़र्क ये रह गया कि अब हर विधानसभा में एक शिकायती जो है जगह बनाई गई, जहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल भी जो है आप अपनी कंप्लेंट वो कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी पहल है। इससे काफ़ी हद तक जो है ना लोगों तक जो है अपनी बात जो है सरकार तक पहुँचने में अच्छा रहेगा। तो उम्मीद है कि ये जो योजना वो लेके आए ना, ये सक्सेस रहेगी। नहीं, हमारे तो बुराड़ी में समस्या पानी की बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डिजिटल ऐप अगर वो सुनेंगे नहीं तो फिर दिक्कत ये हो जाएगी ना। सरकार को इसमें सोचना चाहिए। और जो पाइप मतलब पानी आया हमारे 2 दिन में 1 दिन आता है, तो कम से पानी थोड़ा निरंतर आए तो ज़्यादा अच्छा है। और अच्छी बात अगर पहले हो गई, शिकायत अगर निपटारा जल्दी हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गर्मियों में दिल्ली में तो पानी आता नहीं है, बाहर से आता हरियाणा से। तो सरकार हरियाणा में बीजेपी की है, यहाँ पे भी है। जो कर्मचारी विभाग बैठा है, जो शिकायतों का बढ़िया अच्छा अवसर देती सरकार, शिकायत कर सकते हो आप, लेकिन कर्मचारी उस शिकायत पर सही कार्रवाई नहीं करता है। चाहे डिजिटल हो, चाहे आप एप्लीकेशन के जरिए करना चाहो। अगर इस पे सब पे बराबर काम होगा तो सरकार की नीयति में कहीं कोई खराबी नहीं है। बढ़िया काम करती सरकार, हर योजना लेके आती गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, चाहे कोई भी हो। तो सरकार की जो योजना के अनुसार अगर कर्मचारी विभाग काम करेगा तो हर योजना ज़मीनी स्तर पे बहुत मजबूती से काम करेगी। प्लानिंग बनाई जा रही है कि घर घर तक पानी पहुँचे, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है। जो भी आम पब्लिक को कोई भी गर्मी के अंदर पानी की तो रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ी जाती है, तो डेफिनेटली सारा काम तरीके से ही होगा। बाकी जो है आगे टैंकर का भी सप्लाई है, वैसे भी सप्लाई है, और आज की तारीख में लोकल भी सप्लाई चलती रहती है। तो मैं तो यही कहूँगा, जो भी हो, इट इज़ ऑल फॉर द बेस्ट। जो हो रहा अच्छे के लिए ही हो रहा है। महाकाल के दरबार पहुंचे अक्षय, टाइगर और डिंपल। फिल्म जगत से जुड़ी ऐसी ही कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले फिल्मी मोड पर।
बड़े पर्दे पर दिखेगी छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के सपने की कहानी, जिसका पहला टीजर लुक भी सामने आ चुका है। रितेश देशमुख अभिनीत और निर्देशित फिल्म राजा शिवाजी के इस टीजर में संजय दत्त का किरदार कहता है, नाम के आगे राजा लगाने से कोई राजा नहीं बनता है। नाम के आगे राजा लगाने से कोई राजा नहीं बनता। मराठाओं के मुकद्दर में या तो मौत लिखी है या फिर गुलामी। आगे रितेश देशमुख छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका में रणभूमि में नजर आते हैं और स्वराज के अपने सपने को जाहिर करते हैं। फिल्म राजा शिवाजी में रितेश देशमुख और संजय दत्त के अलावा अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, सचिन खेड़ेकर, बोमन ईरानी, विद्या बालन, भाग्यश्री, फरदीन खान, जनेलिया देशमुख जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। ये फिल्म 1 मई को मराठी, हिंदी और तेलुगु में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आना हमारे जहन में तुम हो, तुम्हारे जहन में क्या है सिवा स्वराज्य। बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने उज्जैन पहुंचे अभिनेता अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया तीनों सुबह ही बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे। मंदिर के गर्भगृह के चौखट से तीनों ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। पूरे विधि विधान के साथ अभिषेक और पूजन किया। नंदी हॉल में बैठकर तीनों ने ध्यान भी लगाए। मंदिर प्रशासन की ओर से कलाकारों का परंपरागत स्वागत सम्मान भी किया गया। तीनों कलाकारों के मंदिर परिसर में होने के चलते सुरक्षा की भी दुरुस्त व्यवस्था की गई थी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। अमृतसर के सचखंड श्री हरमंदिर साहिब पहुंचकर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा अरदास के साथ सेवा करती भी नजर आई। प्रियंका मंगलवार को स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने पहुंची थी, जहां वो पूरे भक्तिभाव में नजर आई। यहां लंगर हॉल में उन्होंने बर्तन धोने की सेवा भी की, जो बहुत ही महत्व रखने वाला निस्वार्थ सेवा कार्य है। और अब बात एक खास प्रजाति के बाज को विलुप्त होने से बचाने की जारी कवायद की। हजारों किलोमीटर की उड़ान भरते हुए ये बाज ठंड के मौसम में भारत में पहुंचता है, खास करके राजस्थान। स्टेपी ईगल के रूप में जाने जाने वाले इस बाज पर पिछले साल की तुलना में ज्यादा संख्या में ये इस बार नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि इनकी मौजूदगी अभी भी बनी हुई है, जिसको लेकर एक अलग तरह की चर्चा भी चल रही है। स्टेपी ईगल से जुड़ी इस रिपोर्ट के जरिए जानिए कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। राजस्थान में इन दिनों बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी देखे जा रहे हैं। ये वो प्रवासी पक्षी हैं जो ठंड के मौसम में हजारों किलोमीटर का सफर तय कर यहाँ पहुँचते हैं। शिकारी पक्षियों के इस जमघट में कई प्रजातियां शामिल हैं, जिनमें सबसे खास है स्टेपी ईगल, जो विलुप्त होने की कगार पर है। इनकी संख्या में बड़ी कमी की वजह से इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN रेड लिस्ट में इन्हें लुप्तप्राय घोषित किया गया है और इन्हें लुप्त होने से बचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। बीकानेर के पास जोरवीर संरक्षण अभयारण्य और जैसलमेर के पास डेजर्ट नेशनल पार्क को स्टेपी ईगल के संरक्षण के लिए 2026 से 2035 की वैश्विक कार्य योजना में शामिल किया गया है। भारत में राजस्थान इस प्रजाति के प्रमुख शीतकालीन प्रवास स्थलों में से एक है। शीतकालीन सर्वेक्षण के दौरान 2200 से ज्यादा ईगल्स दर्ज किए गए, जो ये बताता है कि जोरवीर संरक्षण अभयारण्य और डेजर्ट नेशनल पार्क इस प्रजाति के लिए प्रमुख रूप से उभरा है। स्टेपी ईगल मुख्य रूप से कजाकिस्तान, रूस और मंगोलिया के खुले घास के मैदानों में प्रजनन करने वाला एक बड़ा शिकारी पक्षी है। ये मुख्य रूप से मध्य एशिया के खुले घास के मैदानों में पाए जाते हैं, जो अपने चपटे गहरे भूरे रंग और विशिष्ट S आकार के पंखों से पहचाने जाते हैं। इनमें एक बार में कई 100 किलोमीटर तक उड़ने की क्षमता होती है। ये मृत जानवर और छोटे जीवों का शिकार करते हैं, अक्सर जमीन पर बैठकर या उड़ते हुए छोटे शिकारों पर झपट्टा मारते हैं। स्टेपी ईगल भारत में सिर्फ सर्दियों में देखे जाते हैं। करीब 15 साल पहले बड़ी संख्या में देखे जाते थे, लेकिन अब भारत में बहुत कम देखे जाते हैं। ये अमूमन मार्च के आखिर में यहाँ से जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार राजस्थान में इन्होंने अभी भी न सिर्फ अपना ठिकाना बना रखा है, बल्कि पिछले साल की तुलना में कहीं ज्यादा संख्या में मौजूद हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ये शीतकाल में यहाँ आते हैं। निसंदेह इनके ये इस बार काफी अधिक मात्रा में जो हमारे ये स्टेपी ईगल है, इम्पर्ड ईगल आए, इनको जो DNP का जो हैबिटेट है काफी पसंद आया है। इनकी सूंघने की क्षमता और सब उनकी ऊपर से ये हवा में से पूरी चीज सारी देख लेते हैं। आपको ये जैसा कि मालूम है कि स्टेपी ईगल ये कार्कस को, जो भी मरे हुए
जानवरों को खाते हैं, ये बहुत दूर से इनको सूंघने की क्षमता इनकी होती है, बहुत दूर से ये लोग देख लेते हैं। ये तो अच्छी बात है कि रास आ चुका है और ये बिल्कुल विंटर में, शीतकाल में हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा समय बिता रहे हैं और इनको काफ़ी अच्छा यहाँ का भोजन और इनका हैबिटेट पसंद आ रहा है। इन स्टेपी ईगल्स का प्रवास मार्ग मिडिल ईस्ट से होकर गुजरता है, जिसमें इजराइल, इराक और संघर्ष से प्रभावित दूसरे इलाके शामिल हैं। ठंड खत्म होने के बाद भी भारत में इन ईगल्स की मौजूदगी को लेकर उन इलाकों के हालात भी बताए जा रहे हैं, जिसके चलते ये अपने मूल ठिकाने पर नहीं जाकर यहीं ठहरे हुए हैं। इनको खाने के लिए बहुत अच्छा मतलब खाने का वो मिल रहा है इनको, तो इस वजह से इनकी संख्या, इनको बेहतर इनका हैबिटेट मिलने के हिसाब से संख्या में भी इजाफा हो रहा है। और जहाँ तक इनका माइग्रेशन वापस जो मंगोलिया, रसिया इस तरफ जो होता है, जैसे ही अपने यहाँ ग्रीष्म ऋतु आती है तो उस इनका माइग्रेशन का जो पथ है उसके अंदर मिडल ईस्ट वाला भी पोर्शन आता है, जिसमें इजराइल, इराक और जो अभी युद्ध से प्रभावित क्षेत्र हैं। तो इन क्षेत्रों में थोड़ा युद्ध के कारण भी संभवतः ऐसी आशंका जताई जा रही है, जो कि एक शोध का विषय है, जिसमें कुछ रिसर्च होने पे ही पूरी तरह से पता लग पाए। स्टेपी ईगल्स की भारत में अभी भी मौजूदगी की असली वजह चाहे जो हो, लेकिन जिस तरह इनके लुप्त होने का खतरा है, उस स्थिति में अच्छी खासी संख्या में राजस्थान में इनके होने को वन विभाग सकारात्मक रूप से ही देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नासा के मून मिशन आर्टेमिस 2 की लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू हुआ। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश और दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। आर्टेमिस 2 मिशन के लिए नासा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। स्थानीय समय के मुताबिक 1 अप्रैल को शाम 6:24 पर लॉन्चिंग का समय निर्धारित किया गया है। हालांकि भारत में तब तारीख बदल चुकी होगी। भारत में तब 2 अप्रैल सुबह के 3:54 हो रहे होंगे। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन 54 साल बाद इंसानों को चांद की ओर ले जाने वाला पहला मानव मिशन है। 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद पहली बार इंसान चांद के पास जाएंगे। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री ओरियन कैप्सूल में बैठकर चांद के चारों ओर घूमेंगे और वापस आएंगे। अगर ये मिशन सफल रहा तो आगे आर्टेमिस 3 में चांद पर उतरना और आर्टेमिस 4 में चांद पर स्थायी बेस बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा। साइंस को भी बहुत फायदा होगा। इस मिशन में चांद के पीछे वाले हिस्से से डेटा मिलेगा। रेडिएशन और गहरे अंतरिक्ष में इंसानों के शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन के नियम का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पूरी तरह पालन नहीं कर रहे। इसे लेकर वहां की सरकार सख्त है और उन पर मुकदमे की धमकी दी है। सरकार ने अपनी जांच में पाया है कि अभी भी कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो बच्चों की उम्र नहीं पूछ रहे। ऑस्ट्रेलिया के करीब 1 तिहाई पेरेंट्स ने बताया कि प्रतिबंध लागू होने के बाद उनके 16 साल से कम उम्र के बच्चे का कम से कम एक सोशल मीडिया अकाउंट है, क्योंकि प्लेटफॉर्म ने बच्चे की उम्र नहीं पूछी। इस बीच विशेषज्ञों का मानना है कि यह समस्या सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक सीमित नहीं है। ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मनमानियों पर लगाम लगाने के लिए दुनिया के और देशों को आगे आना होगा, ताकि इन पर वैश्विक दबाव बन सके। ईरान के साथ युद्ध में तनाव भरे माहौल के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप म्यूजिकल शो शिकागो के उद्घाटन समारोह में नजर आए। वॉशिंगटन में जॉन एफ कैनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में आयोजित इस शो में पहुंची ट्रंप और मेलानिया का दर्शकों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने भी हाथ हिलाकर दर्शकों का अभिवादन किया। वॉशिंगटन डीसी के इस मशहूर कला केंद्र जॉन एफ कैनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में ये संभवतः इस साल का आखिरी कार्यक्रम है, क्योंकि इसके बाद जुलाई में 2 सालों के लिए इसे बंद कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके पुनर्निर्माण की घोषणा की है। आज की तारीख याद है ना, 1 अप्रैल। आज आप फूल बने या किसी को फूल बनाया? कई मैसेज तो आ ही रहे होंगे आपको चौंकाने के लिए। तो जानिए आज की तारीख यानी कि अप्रैल फूल की पूरी कहानी GNT पर। हुआ यूं कि 1957 में BBC के पैनोरमा में खबर दिखी कि एक किसान पेड़ों पर नूडल्स जैसे दिखने वाले स्पैगेटी उगा रहा है। यह खबर आग की तरह फैली। यह खबर टीवी पर इतनी गंभीरता से दिखाई गई कि लोगों को यकीन हो गया कि स्पैगेटी के भी पेड़ होते हैं। आखिरकार जब लोगों को पता चला कि उन्हें अप्रैल के पहले दिन मूर्ख बनाया गया है, तो सब ने सर पटक लिया। कुछ ऐसा ही मजाक 2013 में गूगल ने किया। लोगों से कहा गया कि कंपनी ने नोज फीचर लॉन्च किया है,
जिससे लोग स्क्रीन पर किसी भी चीज को सूंघ सकते हैं। लोगों ने इसे सच मानकर कंप्यूटर स्क्रीन पर हर चीज को स्क्रीन पर सूंघना शुरू कर दिया। इसी से मिलता जुलता एक किस्सा और है। कुछ साल पहले अमेरिका के रेडियो पर खबर चली कि स्टारबक्स ने ब्रोकली कॉफी लॉन्च कर दी है। जब लोग इस कॉफी का स्वाद चखने पहुंचे तो पता चला उन्हें 1 अप्रैल फूल बनाया गया है। ये वो किस्से हैं जो अप्रैल फूल की पुरानी किताबों में दर्ज हैं। हालांकि कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि मूर्ख बनाने और बनने की एक तारीख नहीं होती, क्योंकि आज हर कोई किसी न किसी तरीके से दूसरे को अप्रैल फूल बना ही देता है। जब किस्सा अप्रैल फूल का चल रहा है तो चलिए समझते हैं कि अप्रैल फूल का रिवाज आखिर शुरू कब से हुआ। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अप्रैल फूल की शुरुआत साल 1582 में हुई, जब फ्रांस में जूलियस कैलेंडर की जगह ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया गया। जूलियस कैलेंडर में अप्रैल से नए साल की शुरुआत होती है, वहीं ग्रेगोरियन कैलेंडर में जनवरी से नए साल का आगाज होता है। अचानक से हुए इस बदलाव की वजह से तब लोग खूब हंसी मजाक करते रहे। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि अप्रैल फूल का दस्तूर 18वीं सदी में शुरू हुआ। स्कॉटलैंड में 2 दिन अप्रैल फूल मनाए जाने लगे। वक्त के साथ ही ये चलन जोर पकड़ता चला गया। हद तो तब हो गई जब 60 के दशक में एक नामचीन ब्रॉडकास्ट कंपनी ने ये खबर प्रसारित करके अप्रैल फूल मनाया कि किसानों ने नूडल्स की खेती की है, और काफी लोगों ने इस फर्जी खबर पर यकीन भी किया। बहरहाल ये परंपरा कब शुरू हुई ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि हंसने हंसाने का ये मौका आप भी हाथ से न जाने दें। बस ख्याल इतना रखें कि इस मजाक से कोई आहत न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्रिकेट के दादा पर फिल्म की शूटिंग हुई शुरू। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर। आईपीएल के सीजन का आज 5वां मुकाबला लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में है। लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ये मुकाबला हो रहा है, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। एलएसजी और डीसी दोनों ही टीमें अभी तक आईपीएल का खिताब नहीं जीत पाई हैं। अब इस सीजन में दोनों टीमों के प्रदर्शन पर फैंस की नजरें बनी हुई हैं। आईसीसी की जारी टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में अभिषेक शर्मा नंबर 1 पर बने हुए हैं, जबकि ईशान किशन भी नंबर 2 पर कायम है। टी20 के टॉप 10 बल्लेबाजों में भारत के 4 खिलाड़ी शामिल हैं। तिलक वर्मा 6ठे नंबर पर तो 7वें नंबर पर सूर्य कुमार यादव हैं। रैंकिंग में टीम इंडिया के लिहाज से खास बदलाव नहीं है। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर्स में नंबर 2 पर है। गेंदबाजों में वरुण चक्रवर्ती नंबर 2 पर और जसप्रीत बुमराह नंबर 6 पर है। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सौरव गांगुली पर बनने वाली फिल्म दादा की शूटिंग शुरू हो गई है। विक्रमादित्य मोटवानी इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं। फिल्म पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली के जीवन और उनके क्रिकेट करियर पर आधारित है, जिन्हें दादा के नाम से भी जाना जाता है। उनके इस बायोपिक फिल्म का नाम दादा द सौरव गांगुली स्टोरी है, जिसमें उनका किरदार एक्टर राजकुमार राव निभा रहे हैं। निर्माताओं की ओर से सोशल मीडिया पर क्लैपर बोर्ड की तस्वीर शेयर कर फिल्म की शूटिंग शुरू होने की जानकारी दी गई है। राजकुमार राव ने भी इस क्लैपर बोर्ड की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, और ये शुरू हो गया एक और सिर्फ एक दादा। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।